नमस्कार। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात की मोदी जी के जो मेन टेक अवे मेरे लिए था उनकी स्पीच से, उस बारे में, जो 1000 ईयर के विजन के बारे में। मेरे लिए सबसे स्ट्रांग पॉइंट वो था, इसलिए मैंने उस पर सबसे पहले बात की। पर कुछ और चीज़ें थी जिसके लिए बात करना ज़रूरी है। और जैसे दूसरी बात में, काफ़ी लोग मोदी जी के बजट को, मोदी जी की स्पीच को जज करते हैं, ये प्रो पुअर है कि एंटी पुअर है, कि एंटी बिजनेस है कि प्रो बिजनेस है। मेरे हिसाब से ये प्रो पुअर और टिल्टिंग टुवर्ड्स पुअर इन देयर मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स था, जो कि सही भी है। इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री, तो पुअर के लिए ही सब कुछ होना चाहिए, बाकी लोग तो अपना तौर तरीके निकाल ही लेते हैं। तो 10 out of 10 ऑन दैट। पर मैं दूसरे एस्पेक्ट से, इसमें डायमेंशन से इस बात को सोच रहा था, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया, जो हमारे दोस्त भाई लोग बाहर जाके बसते हैं और आके कहते हैं इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। मैं भी 2004 में यूएस में था, 1 साल करीब रहा, और आने के बाद मैं भी कहता था कि इंडिया में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और मोदी जी ने जो, अगर आप स्पीच को ध्यान से सुनिए, हर इंडिपेंडेंस डे की स्पीच को ध्यान से सुनिए, इस बार की खास कर जो लेटेस्ट है, तो पिछले 9-10 सालों में जो एक सोशल सिक्योरिटी लेयर क्रिएट की है थ्रू हिज वेरियस स्कीम्स, दैट इज़ कमेंडेबल। एंड वाई इट इज़ कमेंडेबल? क्योंकि इंडिया की रियलिटी अलग है। आप बाहर की कंट्रीज़ में टैक्स देने वालों की संख्या देखिए, तो वहाँ पे हर कोई मैक्सिमम जिसको टैक्स देना होता है वो देता है। इंडिया में टैक्स एग्जेम्प्टेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और जिसको देना है एग्जेम्प्टेड नहीं है तब भी नहीं दे रहा है, वो भी कुछ काफ़ी मात्रा में है। और जो एक सर्विस क्लास है जिसकी सैलरी से कट जाना है टैक्स, उसको देना चाहिए, वो दे रहा है। तो इस लाइट में इंडिया की टैक्स रियलिटी ये है, टैक्स नेट जो है, गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, पर वो जब तक कि आदमी खुद ऑनेस्ट नहीं होगा तब तक वो सक्सेसफुल 100% नहीं हो सकता। वी कांट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर दैट। इन सारे रियलिटीज़ के बीच में आप ऐसी योजना लाते हैं जिसमें गरीबों को घर बहुत ही कम दरों पे या फ्री घर भी मिलते हैं, और उज्ज्वला योजना और जनधन योजना, डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट क्रेडिट होता है उनके अकाउंट में पैसा, और बहुत सारी इस बार विश्वकर्मा स्कीम लाए हैं। वो है तो वो एमएसएमईज के लिए स्किल डेवलपमेंट की है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गरीब को भी ताकत मिलती है ऐसी स्कीम से कि वो अपना एक छोटा सा स्किल डेवलपमेंट, जो भी स्किल है उसको वो बल मिलता है अपना एक हुनर या अपना एक उपक्रम क्रिएट करने का। और तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रो पुअर स्पीच भी थी, और उसके अंदर की डिटेल्स भी अगर आप ध्यान से देखें तो कहीं ना कहीं हर गरीब के लिए सोच है, हर गरीब के लिए मंशा है। और जो मैं जो इस पॉइंट को बोलना चाह रहा था कि प्रो पुअर वर्ड सुनने में कई बार अच्छा लगता है, कई बार ख़राब लगता है और डिबेटेबल हो जाता है, पर दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल चैनल। तो हम लोग जो भी बात करेंगे इस चैनल पे, वो तथ्यों के आधार पे, वो फैक्ट्स और लॉजिक के आधार पे करेंगे। और मेरे लिए ये एक जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो उनका एक सोशल सिक्योरिटी लेयर क्रिएट करने के एफर्ट के डायरेक्शन में, जिसके लिए कि हम फॉरेन कंट्रीज़ को एडमायर करते हैं, जहाँ जो भी उनकी रियलिटीज़ हमसे ज़्यादा सुखद हैं। वहाँ पे आदमी पढ़ा लिखा ज़्यादा है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सालों से बन रहा है, और यहाँ पे हम खुशनसीब हैं कि अब एटलीस्ट अब जाके तो महात्मा गांधी के बाद हमें नरेंद्र मोदी जी अभी मिले। अगर इंडिया में एक लीडर का नाम बोलें जिसने सालों से, जिनकी थिंकिंग ने सालों लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, तो मेरे दिमाग में बस 2 ही नाम सबसे पहले आते हैं, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। आप यूएस की बात करिए तो यूएस के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन ने, आई थिंक जब वो 16 साल के थे, देयर इज़ अ रूल बाय जॉर्ज वाशिंगटन which is called, and the whole document is available on net, कि जॉर्ज वाशिंगटन रूल्स ऑफ पब्लिक बिहेवियर, कि सिविल सोसाइटी में कैसे बिहेव करें लोगों के लिए। एक्चुअली दिस वर नॉट फ्रेम्ड बाय, कॉइन्ड बाय जॉर्ज वाशिंगटन, बट जॉर्ज वाशिंगटन ने किसी जो उनके स्कूल टीचर थे या these rules were already there. He got when he was a child, I think he was 12 years or 14 years old,
he just wrote 110 rules of those rule book by himself in a school notebook, and those actually 110 points became George Washington rules. अब इंडिया में कोई आदमी जब मोदी जी ने मन की बात शुरू की तो पहली बार उन्होंने कहा कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, तो सारे लोग और बसेस में सीट ना फाड़ें। तो एक्चुअली वही नीड है इस कंट्री की। एक्चुअली सिविल डिसिप्लिन, सिविल बिहेवियर सिखाना भी इस कंट्री की नीड है। जिस देश के पहले राष्ट्रपति ने उस समय सोच लिया और 110 पॉइंट्स का रूल बुक क्रिएट कर दी, तो आज वो सिविलाइज सोसाइटी में आ गए। हमें ऐसा नेता नहीं मिला जो कि उसकी प्रायोरिटी को खुले शब्दों में बताना और समझाना की ज़रूरत समझी हो। और आज भी जब वो नेता कुछ बोलता है तो हमारे यहाँ अपोजिशन और तमाम लोग बोलते हैं कि आप बताइए बेरोजगारी के और टमाटर के दाम छोड़ के ये सबको बता रहे हैं कि आप बस की सीटें मत फाड़िए। तो टमाटर के दाम भी इम्पॉर्टेंट है, बेरोजगारी भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ में अगर अगले 1000 साल को आपको स्ट्रांग बनाना है तो सिविल बिहेवियर भी इम्पॉर्टेंट है। सिंगापुर को 59 में प्राइम मिनिस्टर मिले, जो कि 59 to 90 ली क्यूएन यू प्राइम मिनिस्टर रहे। और आज सिंगापुर एक डेवलप्ड कंट्री में क्यों आता है? क्योंकि उनकी सोच, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया सिंगापुर के लिए। वो ब्लूप्रिंट भी नेट पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। तो ये देश वो कंट्रीज़ हैं जिनको सही लीडर सही टाइम पे मिला और उनके देशवासियों ने उनकी सुनी और उनको माना, और उनकी डिग्रियां नहीं मांगी कि आपकी डिग्री सही थी कि नहीं। अब मुझे तो लगता है, मैं मजाक में किसी से कह रहा था कि अगर इस तरह का पब्लिक बिहेवियर के कोई मोदी जी बनाएंगे तो शायद हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मोदी जी की क्वालिफिकेशन क्या है, इस डॉक्यूमेंट के मेरिट पे कोई नहीं जाएगा। खैर, मे बी आई एम बीइंग टू ओवर क्रिटिकल। अगर ऐसा होता तो मोदी जी को इतने 9 साल से 10 साल से इतनी एक्सेप्टेंस ना मिलती। एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल द इंडियंस कि जो इतनी मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट को लाते हैं, तभी इतने बड़े बड़े डिसीजंस हो पाते हैं। और एनीवेज दिस आई वांट टू बी इक्वली पॉजिटिव अबाउट आवर अदर पार्टीज। साधुवाद हमारे देश की जनता का, जो अपने इंटेलिजेंस यूज़ करती है वोटिंग के टाइम में। लोग लाख कहें कि लोग धर्म के नाम पे राजनीति देते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि बीजेपी गवर्नमेंट दिया या किसी और की गवर्नमेंट दिया, इट इज़ दैट वी हैव गिवन अ मेजॉरिटी रूल। जिस भी पार्टी को दिया उसको मेजॉरिटी दी ताकि वो बोल्ड डिसीजंस ले सके। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या हमने ऐसी पार्टी को मेजॉरिटी दी जो कि बोल्ड डिसीजंस लेने की इच्छुक है, मंशा है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो पार्टी कोई भी हो सकती है जिसको कि हमारी जनता ठीक समझे। इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट आई थिंक इज़ राइट, इट इज़ अबाउट व्हाट आवर जनता थिंक्स इज़ राइट। तो ये तो हुई प्रो पुअर एस्पेक्ट की बात। आइए अब तीसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं मोदी जी की स्पीच में, कि बिजनेसेस के लिए क्या था मोदी जी की स्पीच में, कॉर्पोरेट इंडिया के लिए। तो एज़ फार एज बिजनेस इज़ कंसर्न, बिजनेसमैन को तो अपनी अपॉर्चुनिटी खुद ही निकालनी पड़ती है, क्योंकि बिजनेस इज़ एवरीवेयर। आप एक छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं तो वहाँ पे भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी रहती है। एक छोटे से पॉलिसी में चेंज आता है तो वहाँ पे भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ निकल जाती हैं। तो मोदी जी की तो स्पीच को अगर आप शुरू से लेके लास्ट तक तो बात करें तो हर सेगमेंट, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे वो बिग एंटरप्राइजेज हो, तो सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर देखा जाए तो उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स को कवर किया। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की बात की। विश्वकर्मा योजना इस बार की मेरे ख्याल से लैंडमार्क योजना है इस स्पीच की, क्योंकि इससे एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ स्किल डेवलपमेंट में मिलेगी। इसमें हमारा जो गरीब तबका है उसको बहुत सारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स उसमें से निकल के आएंगे जिनको कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और एमएसएमईज़ जो हैं उनको इसमें, क्योंकि 13,000 से करोड़ की योजना है तो उसमें ऑब्वियसली ये सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ उन्हीं के लिए हैं। मोदी जी की फ्यूचरिस्टिक सोच भी हमेशा ही दिखती है, और इस बार उन्होंने जो टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात की, ड्रोन बेस्ड एग्रीकल्चरल सर्विस की बात की, तो वो एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ होने जा रही है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और विच मीन्स दैट लॉट ऑफ
अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसमैन, लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने गाँव में महिलाओं की विमेन एम्पावरमेंट की बात की कि हर महिलाओं को मौका मिले अब ड्रोन में ट्रेनिंग लेके उसमें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहें या ड्रोन में पायलट्स की ज़रूरत होती है, तो गाँव की महिलाओं तक को उन्होंने और एम्पावर करने की बात की। तो ऑल दिस टॉक्स अबाउट टेक्नोलॉजीज़, उन्होंने काफ़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की भी बातें की। और सो ऑल दिस मीन्स बिजनेस ओनली फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और जो स्कीम्स के बारे में बात की, वो सारी स्कीम्स मीन्स मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज सेक्टर हो, उन्होंने हर कहीं ना कहीं हर सेक्टर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली टच किया। उन्होंने फ्यूचर में सोलर के बारे में बात की, रिन्यूएबल्स के बारे में बात की। हाँ, मैं थोड़ा सा कन्वेंशनल स्कीम्स, जो कन्वेंशनल पावर है उसके बारे में भी एक्सपेक्ट कर रहा था, पर वहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी स्कीम चल रही है और वो स्कीम काफ़ी अच्छे से मॉनिटर हो रही है। RDSS स्कीम जो डिस्कॉम्स के रिवाइवल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के रिवाइवल के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं, तो उसकी तो क्रियान्वयन बहुत ही एक इफेक्टिव पावर मिनिस्टर मिस्टर RK सिंह के लीडरशिप में चल रहा है। तो इसलिए उसके लिए अलग से बहुत बात करने की इस बार ज़रूरत भी नहीं थी। जो एक मेन मूलभूत काम करना चाहिए था, पहले की स्कीम्स 18 महीने से 24 महीने की होती थी, तो उन्होंने इस बार 48 महीने और प्लस एक्सटेंडेबल बाय 2 ईयर्स कर दिया। तो ये छोटे छोटे पॉलिसी चेंजेस लगते हैं देखने में, लेकिन इसका बहुत दूरगामी इफेक्ट होता है। तो ऑलरेडी सही टाइम समय पे सही काम किया है, इसीलिए कुछ लोगों को लगा होगा कि कुछ स्कीम्स अनटच्ड थी, लेकिन दे वर एडिक्वेटली टच्ड अर्लियर एंड दैट इज़ वाई इट वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टच्ड दिस टाइम। तो जल जीवन मिशन तो सबसे बड़ी योजनाओं में से है और उसके बारे में तो चर्चा भी की, और वो शायद सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाने वाला अगर कोई स्कीम है तो वो जल जीवन मिशन और RDSS स्कीम, ये आम आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने वाली स्कीम्स हैं। तो इसके बारे में मोदी जी ने पहले ही काफ़ी बात की हुई थी, इस बार भी थोड़ी सी बात की। और तो बिज़नेस ही बिज़नेस था पूरी स्कीम में, अगर आप ढंग से लेंस लगा के देखें तो। और ये डेफिनेटली अगर डेफिनेशन है किसी की कि इतने 1000 करोड़ रुपए इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ लोगों को शायद निराशा हो सकती है, लेकिन मुझे तो पूरी तरीके से ये प्रो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वाला भाषण स्पीच लगा। जनरली मीडिया के रिपोर्ट्स में तड़के वाले पॉइंट्स आते हैं और जो जिससे कि लोगों का इंटरेस्ट जगे, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो चाहे नहीं हो। जैसे कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो मोदी जी ने कितनी पहले तो वो मेरे का 125 करोड़ या 140 करोड़ भाई बहनों बोलते थे, तो इस बार परिवारजन क्यों बोला। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स हैं, इनसे बहुत ज़्यादा रियल फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों के इमोशंस पे फ़र्क पड़ता है। और मोदी जी तो हमारे मास्टर हैं, माइंड हैं, तो जितना फ़र्क पड़ना चाहिए उतना फ़र्क तो अगर मीडिया समझती है, सारे लोग समझते हैं, तो मोदी जी उनसे ज़्यादा ही समझते होंगे। और तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने जो एक पंच लाइन कहिए या पंचिंग लाइन कहिए या गुदगुदी लाइन कहिए या चिकोटी लाइन कहिए, या कि अगले साल भी ये इसके क्रियान्वयन का भाषण मैं ही दूंगा, तो जब ये बोल दिया तो ऑब्वियसली कुछ लोगों को गुदगुदी हुई, कुछ को दर्द हुआ, और ये तो डिपेंड करता है ऑन विच साइड यू आर, बट दैट्स अ पॉलिटिकल थिंग और दैट इज़ नॉट द फोकस ऑफ दिस एनालिसिस, पर दैट वाज डेफिनेटली दैट ब्रॉट सम एंटरटेनमेंट ऑल्सो इफ नथिंग एल्स। और थैंक यू सो मच।